नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस एकेडमी में। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो उत्तर गुप्त काल है वह किस प्रकार से विकसित होता है, कैसे पश्चिम के इतिहासकारों ने इस काल को काला युग घोषित कर दिया और इस काल में हुए प्रमुख परिवर्तनों के विषय में ध्यान नहीं दिया। तो हम देखेंगे कि जब गुप्त काल समाप्त होता है उसके बाद जो साम्राज्यिक व्यवस्था स्थापित होती है वह किस प्रकार की है, जो भारतीय समाज का विकास किस प्रकार से होता है। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं उत्तर गुप्त काल की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विषय में। जब हम उत्तर गुप्त काल को देखते हैं तो विभिन्न इसके क्षेत्रों में अलग अलग तरह की राजनीतिक शक्तियां अपना शासन स्थापित करती हैं। वह एक शासक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। औपनिवेशिक काल के लेखक जो गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं, इस काल को काले युग के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं इस समय कोई बड़ा साम्राज्य इनको नहीं मिलता है, इसलिए भारतीय समाज में यह काल काला युग के रूप में अंकित होना चाहिए। शायद पश्चिम के इतिहासकार इस बात को नहीं समझ पाते कि केवल साम्राज्य स्थापना ही किसी समाज में हो रहा प्रमुख परिवर्तन नहीं है। पश्चिम के इतिहासकार भारतीय समाज को साम्राज्यों के आधार पर लिखते हैं या नियंत्रणकर्ता के आधार पर लिखते हैं। वो भारतीय समाज के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके विषय में काफी कम लिखते हैं और इन्हीं सब कारणों से यह इसको काला युग घोषित कर देते हैं। ये कहते हैं कि ना तो कोई बड़ा साम्राज्य है, छोटे छोटे साम्राज्य हैं, राजनीतिक भ्रांतियां चारों तरफ से फैली हुई हैं, राजनीतिक विचारधाराओं में बहुत सारा अंतर है और कोई केंद्रीकृत व्यवस्था हमको नहीं मिलती है। लेकिन जब हम इस काल के इतिहास को ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से समझते हैं, तो हमको यह पता लगता है यह काला युग नहीं था, बल्कि बहुत सारे परिवर्तनों का युग। साम्राज्यिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, लोगों के जीवन में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमको मिलते हैं जो इसी कालक्रम में घटित हुए। जैसे हम गुप्त काल के समय से ही देखते आ रहे हैं कि जो शक्ति का केंद्र वह मगध हुआ करता था, जो गंगा का तटीय क्षेत्र। लेकिन इस समय के बाद जो शक्ति का केंद्र है वह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी स्थानांतरित हो जाता है। इसीलिए वर्तमान के इतिहासकार इसको आरंभिक मध्यकाल का युग कहते हैं। यह क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का काल था। यह महान क्षेत्रीय शासकों और उनके द्वारा स्थापित साम्राज्यों का काल था। इस काल में लगातार राजनीतिक युद्ध भले ही होते रहे, लेकिन इससे बहुत सारे वंश और राजनीतिक शक्तियां भी उदित हुई और जिनके कारण जो स्थानीय राज्य निर्माण की प्रक्रिया है वह हमको दिखती है। अब मुखिया तंत्र राज्यों के रूप में बदल गया। इससे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गई और उसके बाद इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच द्वंद्व हुए और नया शक्ति संतुलन हमको दिखता है। अर्थात जो गुप्त काल के समय स्थानीय क्षेत्रों में मुखिया थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र किया और राज्यों की स्थापना की। यह राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित क्षेत्रीय राज्यों के रूप में उभर कर आए और बाद में ये क्षेत्रीय राज्य शक्ति संतुलन को एक नया मोड़ देते हैं। इस समय एक सामंतवादी और गतिशील राजनीतिक व्यवस्था हम भारत में देखते हैं। विद्वान इस काल को सामंती बताते हैं। वह कहते हैं कि इस समय जो ब्राह्मणों को, अधिकारियों को शाही दान दिए गए, उन सब के कारण इन ब्राह्मणों के पास और अधिकारियों के पास सत्ता आई या बहुत सारा धन आया और बाद में यह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुए। जो दान इन ब्राह्मणों को और अधिकारियों को दिए गए राजस्व मुक्त दान था, अर्थात उनको इन क्षेत्रों पर राजस्व नहीं देना होता था। इसीलिए यह बाद में स्वतंत्र शासन स्थापित कर पाते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं जमींदार जैसी व्यवस्था स्थापित होती है, जिन्होंने कृषकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और स्वयं मुखिया के रूप में स्थापित हो गए। बाद में इन्हीं के कारण धीरे धीरे सामंतों की संख्या में वृद्धि होती रही। तो यही सामंत स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर सामने आते। हालांकि हम देखते हैं जो नगरीय जीवन है और जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उनमें कमी होती है, क्योंकि इन राज्यों के बीच आपसी वैर भाव लगातार बना रहता है और एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतने के लिए यह लगातार प्रयास करते हैं। जो अधिकारी वर्ग, उसको भी वेतन नगदी में नहीं दिया जाता था इस समय, बल्कि भू राजस्व के रूप में उनको वेतन दिया जाता था। इससे अधिकारी भी बड़े भूभागों के स्वामी बन गए और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भी स्वतंत्र शासन की स्थापना की। हालांकि कुछ विद्वान इसको गतिशील और जीवंत काल के रूप में भी देखते हैं। इनमें हमको रोमिला थापर मिलती हैं। वह कहती हैं कि यह समय काल राज्य पूर्व राजनीतिक राज्य में रूपांतरित हो रहा था। यह बताती हैं जो प्रमुख वंश हैं उन्होंने अपने अधीनस्थ वंशों को नए क्षेत्रों में स्थापित किया। इससे एक केंद्रीय शक्ति की रचना हुई और एकीकृत राजनीतिक सत्ता का विकास हुआ। हालांकि इस काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद का विकास बहुत तेजी से होता है और उसका प्रमुख कारण था भूमि अनुदान, जो कि ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में दिया गया। इससे
ब्राह्मणों की शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई और उन्होंने साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। इसके साथ जो समाज था, अर्थात जो दरबारी संस्कृति थी और जो लोक संस्कृति थी, दरबारी संस्कृति अर्थात जो राज दरबार की संस्कृति थी और जो लोक संस्कृति अर्थात सामान्य लोगों की संस्कृति थी, उसमें बड़े परिवर्तन हुए और इनमें जो भिन्नताएं हैं वह बड़े स्तर पर हमको दिखती हैं। एक बड़ा परिवर्तन हम और देखते हैं कि जो दरबारी भाषा है वह संस्कृत के रूप में स्थापित हो जाती है। बहुत सारी संस्कृत पुस्तकों की रचना की जाती है, लेकिन जो आम जनमानस की भाषा है वह हमको संस्कृत नहीं दिखती है। तो दरबारों में संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान मिल जाता है, जबकि स्थानीय लोगों में यह संस्कृत भाषा इतनी प्रधान नहीं होती है। इस समय हो रहे परिवर्तनों में एक चीज हम और देखते हैं कि जो पुरानी गण संघ की व्यवस्था थी, अब उस गण संघ की व्यवस्था को कुल संघ की व्यवस्था ने प्रतिस्थापित कर दिया। गण संघ अर्थात संघ बनाकर लोग रहते थे और अपना मुखिया चुनते थे। अब इस मुखिया तंत्र की व्यवस्था के स्थान पर जो कुल की व्यवस्था है, अर्थात कौन किस कुल से संबंधित है, क्या उनके कुल का ही मुखिया राजा के रूप में स्थापित हो, इस व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इससे जो ताकतवर थे उन्होंने राजतंत्र संभाला, लेकिन जो क्षेत्रीय शक्तियां वह कमजोर पड़ गई। राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि इस कुल तंत्र की व्यवस्था ने क्षत्रियों का जो अधिकार है वह राजा के रूप में स्थापित किया और ज्यादातर जो राजनीतिक क्षेत्र है वह हमको क्षत्रियों के अधिकार क्षेत्र में ही देखते हैं। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो लोग क्षत्रिय नहीं थे उन्होंने भी अगर राजतंत्र संभाला था तो स्वयं को क्षत्रियों के रूप में ही बाद में स्थापित कर दिया। समाज में एक बड़ा परिवर्तन और की शक्तिशाली भूमिधारी हमको मिलते हैं, जो पहले तो अनुदान की प्रथा के कारण बहुत सारी जमीन के स्वामी बन जाते हैं और जब केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता है यही बड़े खेतिहर स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भूमि अनुदान की इस व्यवस्था ने राजा और जो वास्तविक काश्तकार है अर्थात जो वास्तव में खेती करते हैं उनके मध्य एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया और जो मध्यस्थ हैं उनकी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि राजा मध्यस्थ को भूमि अनुदान देता था, यह मध्यस्थ काश्तकारों से खेती करवाता था और अपना स्वयं का हिस्सा लेता था और एक भाग राजा को यह पहुंचाता था। तो इस तरह से हम शक्तिशाली भूमिधारी देखते हैं। जो सामंत होते हैं वह शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और स्वयं को शासक के रूप में स्थापित करते हैं। जो स्थानीय सामंत हैं इन पर शासकों का नियंत्रण लगातार बढ़ जाता है और जो सामंत हैं यह अपनी पुत्रियों का विवाह, अपनी बहनों का विवाह यह शासक के साथ करते हैं और राजनीतिक संबंध इससे विकसित होते हैं। सामंत विद्रोह न करें इसकी वजह से भी इस तरह के विवाह किए जाते हैं कि जब वैवाहिक संबंध रहेंगे तो ये सामंत राजा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। जो राजपत्र हैं, जो घोषणा पत्र हैं, जो अभिलेख हैं, उन सब पर इन शासकों का नाम अनिवार्यतः लिखवाना पड़ता था। मतलब यही सामंत कोई राजपत्र, कोई अभिलेख, कोई घोषणा पत्र जारी करे, उन सब पर जो मुख्य शासक है उसका नाम लिखवाना पड़ता था। इसके साथ निश्चित अवसरों पर इन सामंतों को राजा के दरबार में उपस्थित रहना पड़ता था। तो सामंतों पर जो शासक हैं वह अपना अधिकार या अपना वर्चस्व दिखाते हैं। अगर हम इस समाज को सामंती व्यवस्था कहने के स्थान पर एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था कहना कितना सही है यह हम देख लेते हैं। ऐसा तर्क दिया जाता है कि उत्तर गुप्त काल में राज्य का निर्माण अब एक भिन्न प्रक्रिया के द्वारा हो रहा था। जैसा हम पीछे देख रहे थे कि सामंत बन रहे थे और सामंत शासक को अपना नेतृत्वकर्ता मान रहे थे और उसके अधीन रहकर ही काम करते थे। लेकिन इस परिवर्तन के कुछ अन्य पहलू भी हमको मिलते हैं, जैसे नए नामों के तहत नए क्षेत्रों का उदय हुआ, नए शासक वंशों का उदय हुआ और अब जो क्षेत्रीय शासक हैं वह अपने नाम से, अपने वंश के नाम से, अपने कुल के नाम से ही शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं। कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ाव होता है क्योंकि हम देख रहे थे कि भू अनुदान दिए जा रहे थे और इन भू अनुदानों के माध्यम से जो कृषि व्यवस्था है उसके क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि हम देख रहे थे कि दास प्रथा, कृषि दास यह सब हमको बड़ी मात्रा में मिलते हैं और मध्यस्थ हमको बड़ी मात्रा में मिलते हैं जो कृषकों और राजा के बीच में स्थापित होते थे। इससे जो कृषकों की दशा है उसमें तो गिरावट आती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से जो वन्य समाज के लोग हैं वह भी मुख्य समाज की धारा से जोड़ने लगते हैं। इसके साथ जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वह ज्यादा प्रभावशाली दिखती हैं, क्योंकि जो भी राजा शासन में होता था वह अपनी धार्मिक विचारधारा से संबंधित निर्माण कार्य भी करवाता था। इससे जो धार्मिक व्यवस्था है
प्रॉब्लम हमको दिखती है। जो स्थानीय शासक है या जो स्थानीय पंथ के लोग हैं, विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, इन सब का हिंदू संप्रदाय में विलीन होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब एक एकीकृत या केंद्रीकृत सांप्रदायिक व्यवस्था स्थापित होने लगती है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी विचारधाराएं भी सम्मिलित होने लगती हैं। इसकी वजह से जो मंदिर है, इन्होंने राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का स्थान ले लिया। अर्थात जो राजा जितने बड़े मंदिर बनवाता था उसकी उतनी ख्याति होती थी और मंदिर राजनीतिक महत्ता का एक केंद्र बन गया। जो नए राज्य उभर कर आए और जो पुराने सामंत थे, इनके मध्य भी एक संबंध स्थापित हुआ, वैवाहिक संबंध जैसा हमने देखा है। इसके साथ साथ जो भू अनुदान है, उसके कारण जो राजस्व की व्यवस्था है, उसमें भी हम एक संबंध देखते हैं। और इन सारे कारणों से जो व्यापार तंत्र है उसमें तो वृद्धि हुई, लेकिन उसके साथ साथ वाणिज्य पर लगने वाला कर भी बढ़ जाता है। तो इससे जो अंतिम उत्पाद है वह महंगा हो जाता है और जो कृषक समुदाय है उसको उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो कृषक समुदाय की दशा लगातार गिरती जाती है, लेकिन जो व्यापार तंत्र है उसका लगातार विकास होता है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि गुप्त काल के बाद किस तरह से भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं बनी, उन्होंने कैसे मध्यकालीन भारत में एक बड़े साम्राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।